हाय, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से पहले भी बहुत सारे एक्ट्स हुए थे, जिसमें कि चार्टर एक्ट भी थे। तो कहीं ना कहीं जो हर एक्ट है, चार्टर एक्ट या फिर कोई दूसरा एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, इनमें जो ड्यूरेशन रखा गया था, ये था 20 ईयर्स का। 20 ईयर्स का इसलिए, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने उसमें ये बताया था कि 20 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। तो 20 ईयर्स का ड्यूरेशन इसलिए होता है बिकॉज़ उस दौरान उन एक्ट्स को या फिर उन कानून को हमें वो कहीं न कहीं हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको, लेकिन 20 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये एक्ट्स में डिसाइड हुआ था। तो आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 1853 में दोबारा से चार्टर एक्ट लेकर आए और उसके क्या-क्या फीचर थे, उसमें क्या-क्या एडिशन करे गए, उसमें क्या-क्या चेंजेस करे गए, वो हम आज देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ, देखो इससे पहले जितने भी एक्ट्स थे या तो रेगुलेटिंग एक्ट थे, चार्टर एक्ट थे। अब इस चीज में मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि इसके बाद ये लास्ट चार्टर एक्ट है। इसके बाद जो एक्ट्स आए वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे या दूसरे एक्ट्स थे, मतलब कि चार्टर एक्ट नहीं थी। भाई, उसका डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगी जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ चार्टर एक्ट करते हैं। सो दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितने भी एक्ट्स पास करे 1793 के बीच में, यानी कि 1793 से 1853 के बीच में जितने भी एक्ट्स पास हुए वो सारे के सारे चार्टर एक्ट ही थे, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे, वो अभी आप धीरे धीरे समझोगे। तो सबसे पहला फीचर, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट, बट इसमें कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं जो मैं आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। आप इन हाइलाइट्स को अगर देखोगे तो दूसरी स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। बट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे। और कहीं ना कहीं जो मैं पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाली हूँ उनमें ही ये सारे पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका कंट्रोल किसके पास था। कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो पहले क्या होता था कि, अब मैं ये पहला पॉइंट आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल। देखिए अभी आप इन पॉइंट्स में ध्यान मत दीजिए, अभी जो मैं आप लिख रही हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, वो उस पर ध्यान देना जरूरी है। कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो पहले क्या हुआ करता था कि, अब मैं आपको पहले की सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए कि 1853 में क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ, राइट। 1833 में क्या हुआ था और 1853 में क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले 1833 में चार्टर एक्ट था, राइट। तो लेट्स सी इससे पहले क्या हुआ था। अगर हम कंट्रोल ऑफ कंपनी देखें तो क्या था। पहले क्या था कि कहीं ना कहीं 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बन गई थी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई थी, प्योरली पॉलिटिकल बॉडी। पॉलिटिकल बोल सकते हो या फिर एडमिन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, राइट। एडमिन में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था। तो एडमिन एडमिन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। मतलब देश कैसे चलेगा, इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। तो देश कैसे चलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फंक्शन करेंगी, कौन से कानून लाए जाने चाहिए, वो सारे के सारे किसके हाथ में आ गए थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मतलब यानी कि इतने सारे एक्ट पास होते होते कहीं ना कहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में एक तरीके से पॉलिटिक्स ले ली थी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो गवर्न करने लगे थे। और उसके तहत यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इन्होंने ये डिसाइड किया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 थे, अगर आपको याद होगा तो, और यह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें मेंबर्स थे 6। तो पहले तो ऐसे फंक्शन हो रहा था, राइट। दो प्योरली पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ट्रेडिंग कंपनी से शिफ्ट हुई पॉलिटिकल बॉडी में, राइट। और किस तरीके से फंक्शन कर रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन वी हैव बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कि 24 और 6 की टीम थी, राइट। पहले तो ऐसे फंक्शन होता था। अब आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 1853 फिर क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि 24 हुआ करते थे, और यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो वो थे 6, राइट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे 24 से घटा के कर दिए गए 18, राइट, 18। और जिनमें से, मतलब 18 में से भी जो 6 लोग थे, यानी कि 6 पीपल फ्रॉम 18, पहले तो 24 से करके 18 कर दिए, कट शॉर्ट कर दिया कि 24 की जरूरत हमें नहीं है, हमें 18 की जरूरत है, पहले तो कट शॉर्ट किया। और इन 18 में से भी जो 6 लोग थे वो ब्रिटिश क्रॉन, यानी कि जो ब्रिटिश, जो आप कह सकते हो कि उनकी जो क्वीन थी या फिर जो किंग थे, उन्होंने ये डिसाइड करना था कि 6 लोग हम अपॉइंट करेंगे, राइट। 6 लोगों को कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश क्रॉन, फाइन। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया। मतलब ये बदलाव हुआ कब, 1853 में, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये सिनेरियो बदला, जबकि 1833 में ये सिनेरियो था।
फाइन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 के 6 मेंबर्स ही थे पहले भी, और अभी भी 6 ही हैं, राइट। तो अभी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुके हैं मेंबर्स, अगर आप ऑल टुगेदर देखो तो 6+6 है ना, और इसमें क्या था 24+6। तो देखो कितना डिफरेंस है, रिड्यूस काफी काफी एक्सटेंड तक रिड्यूस कर दी है टीम, राइट। तो इस तरीके से फंक्शन करने लगे। और देखो अब ये 1833 और 1853 में ऐसा हुआ क्या, वो हम आपको बता देते हैं। इसको आई जस्ट इरेज दैट, फाइन। सो 1833 से 1853 का अगर हम देखें तो इस दौरान क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, वो एक्सपैंड हो गई। इंडियन टेरिटरीज में एक्सपेंशन हो गया, फाइन। एक्सपेंशन मतलब कि पहले वो कुछ टेरिटरीज को इंडिया के अपना बोलते थे। अब इस दौरान ऐसा हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के और सारे टेरिटरी, दूसरी टेरिटरीज को भी अपना बोलना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उसमें वो अपना अपना टेरिटरी करके, मतलब उनको ब्रिटिश की टेरिटरी करके वो टैग करते थे, है ना। तो इसको एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि सिंध और पंजाब भी अब ईस्ट इंडिया, मतलब जब एक्सपैंड हुआ तो उन्होंने सिंध और पंजाब को भी अपनी टेरिटरी बना लिया, फाइन। और यही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही कंट्रोल में ले लिए थे। और ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, मतलब लॉर्ड डलहौजी ने अलग अलग स्टेट को एनेक्स करके अपने कंट्रोल में ले लिया था, फाइन। एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, एंड इट कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी, फाइन। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक नई प्रेसिडेंसी और प्रोविंस पूरा एस्टेब्लिश कर सकते थे, इस एक्सटेंट तक उन्होंने एक्सपेंशन किया। तो एक्सपेंशन मतलब पूरा अच्छे से हो चुका था, फाइन। तो चीजें ऐसी हुई कहीं ना कहीं, अगर हम कंट्रोल ऑफ कंपनी देखें तो। और अगर हम, लेट मी जस्ट गो बैक, आई जस्ट इरेज दिस। और अगर हम देखें तो, अगर आप देखोगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को, ये तो मैंने आपको पॉलिटिक्स और कंट्रोल ऑफ कंपनी का क्या कंट्रोल था वो आपको बता दिया। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो अगर आपको याद होगा 1833 में, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, देखो मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि दो एक्ट्स में आप फर्क तभी देख सकते हो जब आपको ये पता हो कि एक एक्ट और दूसरा एक्ट जो है उसमें क्या फर्क है और क्या डिफरेंस है, तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 1833 में एक्सक्यूज मी, 1833 में क्या हुआ? 1833 में अगर आपको याद हो तो, मतलब कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, उनको कंट्रोल दे दिया गया किसका? मद्रास प्रेसिडेंसी का। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एमपी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मद्रास प्रेसिडेंसी आंसरेबल थे या अकाउंटेबल थे किसको? बंगाल प्रेसिडेंसी को, जिनको हेड बना दिया था, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी अकाउंटेबल थे बंगाल प्रेसिडेंसी को ही, यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, राइट। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। एंड इसके अलावा इनके पास एक एग्जीक्यूटिव, एक तीन ऐसे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे जो एक काउंसिल का पार्ट थे, जो कहीं ना कहीं किसको एडवाइस करती थी? बंगाल प्रेसिडेंसी को नहीं बोल सकते अभी हम यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी तो वही रखी है, बट कहीं ना कहीं उनको नाम दे दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एडवाइस करने के लिए थे एक काउंसिल, इनको बोलते थे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स तो थे ही, लेकिन उनके साथ एक नया मेंबर था। उन्होंने एक नया मेंबर कौन सा था? लॉ मेंबर, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लॉ मेंबर, जो उनके कानून को ध्यान में रख के चीजें बताए और एडवाइस करे, भाई। अब इसमें क्या बदलाव आया? आप ये अब तक की जो सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, ये तो हुआ 1833 में। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1853 में, जस्ट सेकंड, मैंने अभी आपको बताया 1853 में क्या हुआ। 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बॉर्डर्स को, यानी कि बॉर्डर्स नहीं बोल सकते, टेरिटरीज बोल सकते, उसको क्या किया? एक्सपैंड किया, एक्सपैंड, राइट, एक्सपैंड किया। और जब ऐसा एक्सपैंड किया तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि देखो टेरिटरी बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत तो आएगी, चेंजेस तो होंगे। अब क्या है, इससे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, यानी कि जो नए रीजन है, नए एरियाज हैं, उनको, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में लेना।
तो इसकी क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक नया गवर्नर, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर पे आपको दिखा देती हूँ, इसलिए क्योंकि एक्सपेंशन हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज स्पेस नहीं है, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के कारण जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था 1833 में ही, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब ये बड़ा मुश्किल हो रहा था इनके लिए कंट्रोल करना, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि क्यों ना 1833 में, इन्होंने 1853 में डिसाइड किया कि क्यों ना एक काम करते हैं, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में हमने इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, ये हम ऐसा नहीं करते, हम एक काम करते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से एक गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट कर लेते हैं, ताकि ये जो बंगाल वाला एरिया है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल ही कंट्रोल कर पाए। और इससे क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएंगी और वो दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में अपना ध्यान दे सकते हैं। फाइन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको जॉइंटली देखें तो इसका मतलब सिंपली ये है कि 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग कर दी गई, बंगाल प्रेसिडेंसी के भी आप अपने खुद के गवर्नर हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भी हैं, और मद्रास प्रेसिडेंसी के भी हैं, और दूसरे स्टेट्स के भी अपने अलग हैं, यानी कि दूसरे प्रोविंसेस के भी अपने अलग अपने अलग क्या है, गवर्नर्स हैं। फाइन। सो इस तरीके से फंक्शन होने लग गया, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो नए थे, और उनने कहीं ना कहीं अपना अपनी कमांड संभाल ली, और इस तरीके से फंक्शन आगे हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने, ये तो रहा एडमिन का, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन सिर्फ यही खत्म नहीं होते। एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगी, जो वन लॉ मेंबर था, एक कानून को देखने वाला जो मेंबर था, उनकी, देखो पहले क्या होता था 1833 में, कि उनको सिर्फ एडवाइस करने का राइट था, कि वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कानून के हिसाब से। बट 1853 में क्या हुआ, कि जो लॉ मेंबर है, ही ऑल्सो गॉट राइट टू वोट, मतलब उनको भी अब उनके राइट्स थोड़े से बढ़ गए। और वो कौन से राइट्स थे, वो राइट्स थे, राइट टू वोट, और एज इन द चार्टर 1833 लॉ मेंबर वाज अपॉइंटेड बट वाजंट हैविंग राइट टू वोट ऑन एनी बिल। देखो कोई भी बिल पास होता है तो उसमें और सारे मेंबर्स तो पार्टिसिपेट करते थे, उनका वोट करने का भी राइट था, क्योंकि वो वोट करते थे तो इसीलिए उसका अप्रूवल होता था। लेकिन गवर्नर जनरल उसी को अप्रूव करते थे, लेकिन क्या हुआ कि लॉ मेंबर का वोट करने का राइट नहीं था। बट 1853 में लॉ मेंबर का भी वोट करने का, उनको वोट करने का राइट मिला, यानी कि कोई भी बिल पास होगा तो लॉ मेंबर को भी वोट करने दिया जाएगा दूसरे मेंबर्स की तरफ। तो इसलिए लॉ मेंबर अब क्या बन गया है, दूसरे मेंबर्स की तरफ फुल मेंबर बन गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फाइन, आई जस्ट इरेज दैट। हम्म, देखो अब इसके अलावा अभी एडमिन की जो एक्टिविटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज हैं, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ कि कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया, किसके लिए, सी चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। पहले क्या होता था, पहले का कंपेयर कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, वो सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करते थे, है ना, सिविल सर्वेंट का नॉमिनेशन होता था। फाइन। और कौन करता था नॉमिनेट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उनको जो ठीक लगता था उसको अपॉइंट करते थे। बट अब क्या हुआ, इस एक्ट के आने के बाद, 1853 के एक्ट के आने के बाद, इसको दो में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम बोल सकते हैं कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड। ठीक है, कोवेनेंटेड, अनकोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड क्या होता है, कोवेनेंटेड यानी कि जो हाई प्रोफाइल्स है, हाई प्रोफाइल्स बोल सकते हो आप, राइट। तो अब ये जो कोवेनेंटेड है, ये अब इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया था। और बाकी जो जो अनकोवेनेंटेड है, ये था अदर प्रोफाइल्स, यानी कि आप बोल सकते हो जो यू नो जो लोअर प्रोफाइल्स बोल सकते हो आप, लोअर मतलब अदर देन दिस, हायर प्रोफाइल से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, लोअर प्रोफाइल्स के लिए ऑलरेडी उन्होंने ओपन किया था, देखो इंडियंस के लिए पहले से ही अनकोवेनेंटेड में उनको ओपन कर दिया था, इससे पहले वाले एक्ट में हमने जाना, राइट, कि लोअर प्रोफाइल्स को, यानी कि जो सिविल सर्विसेज में जो हायर प्रोफाइल्स थी उसके लिए इंडियंस अलाउड नहीं थे, और लोअर प्रोफाइल्स के लिए इंडियंस को इन्होंने अलाउ करा था, राइट। बट इस एक्ट में क्या हुआ कि जो हायर प्रोफाइल्स थी, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं आपके, या सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, तो ये जितने भी हायर प्रोफाइल्स होते हैं, इनका हायर प्रोफाइल यानी कि जो ऑफिसर लेवल पोजीशन होती है, उसके लिए ओपन कर दिया गया उनको, वो कोविनेंटेड ब्रैकेट में आता है। और हाँ, बट इसकी शर्त ये थी कि क्योंकि एग्जाम था उनको यूके में जाके देना था, यानी कि इंग्लैंड में ही उधर पे ही जाके देना था, राइट।
मतलब कि इंडिया में एग्जाम नहीं होता था फिर भी। फाइन, मतलब इंडियन के लिए ओपन तो कर दिया था, बशर्ते अगर वो इंडियन जो है एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए उनको जाना था कहाँ, यूनाइटेड किंगडम। फाइन, क्योंकि एग्जाम वहीं होता था। फाइन, तो ये बदलाव लाया गया, यानी कि अब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट ऊपर भी लिखा हुआ है, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कोवेनेंटेड सर्विस वाज thus थ्रोन ओपन टू इंडियंस आल्सो अकॉर्डिंग टू द मैकॉले कमिटी। राइट, द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस। देखो ये कमिटी इंडियन सिविल सर्विस के लिए ही बनाई गई। राइट, एंड 1854 में बनाई गई। राइट, तो ऑफ कोर्स बाद में बदलाव लाए गए, बट ये प्रपोज कर दिया था पहले ही कि हायर प्रोफाइल्स के लिए इंडियंस को भी अलाउ करेंगे। सिंपली इसका मतलब ये है। राइट, तो अब समझ लेते हैं दूसरे रूल्स के बारे में भी। आई जस्ट इरेज दैट। फाइन, तो अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या बदलाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या बदलाव हुए वो हम जानेंगे। अब मैं क्विकली आपको पुरानी सिचुएशन, सेंट्रल में क्या क्या बदलाव हुए। देखो, पहले क्या होता था, 1833 में दोबारा से आ जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार ये सिचुएशन इसलिए ला रही हूँ ताकि आपको अभी वाली ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की सिचुएशन समझ में आ पाए। फाइन, 1833 में क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ। फाइन, तो इस तरीके से आप समझेंगे। सेंटर में क्या हुआ, पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, और उनके अंडर क्या होता था, उनके अंडर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते थे 4 मेंबर, 1, 2, 3, 4। फाइन, ये था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का आपका ग्रुप, और उनके अंडर थे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। राइट, जो कि एक एक मेंबर हुआ करता था। तो ये हो गए 4, टोटल 4, कमिटी ऑफ 4 1, राइट, एंड गवर्नर जनरल 1। फाइन, तो ओवरऑल कितनी कितने लोगों की ये पूरी मतलब टीम हो गई या कमिटी हो गई, 6। राइट, 6 पीपल्स कमिटी, और ये 6 लोग ही कानून बनाते भी थे और कानून को इम्प्लीमेंट भी करते थे, एग्जीक्यूट भी करते थे। फाइन, अगर आप दोनों ही फंक्शंस की बात करो, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मीन्स कानून बनाना, लॉ बनाना, और एग्जीक्यूशन करना, एग्जीक्यूटिव, तो ये दोनों ही जो है कौन करता था, दोनों ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या करते थे, दोनों ही फंक्शंस ये 6 मेंबर्स ही कंट्रोल करते थे, यानी कि ये जो पैनल है ये ही कंट्रोल करता था इसको। फाइन, फिर क्या है, अब देखते हैं 1853 में क्या हुआ। देखो 1853 में कुछ बदलाव हुए, लेट्स सी कि वो बदलाव क्या थे, लेट्स सी कि किस तरीके से बदलाव लाए गए। तो 1853 में क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव कमिटी, देखो इससे पहले क्या था, लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ, कानून बनाना, और एक्सक्यूज मी उसको एग्जीक्यूट करना, 6 लोगों का ही काम था। अब इन्होंने क्या किया था 53 में, लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने की जो कमिटी थी उसको बाइफरकेट कर दिया था। राइट, कैसे, लेट्स सी। इन्होंने जो लेजिस्लेटिव कमिटी थी इसके लिए अलग से 6 मेंबर अपॉइंट किए। राइट, अलग से 6 मेंबर अपॉइंट किए, जिसमें कौन कौन थे, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि कैलकाटा में बैठते थे, कैलकाटा। फाइन, और इनके अलावा अदर जस्टिस ऑफ, मतलब कि चीफ जस्टिस के अलावा दूसरा पैनल जो अगेन कैलकाटा में बैठता था। राइट, इनके अलावा अलग अलग प्रेसिडेंसी थे जो बहुत मेन प्रेसिडेंसी थे, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और आगरा प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये 4 अलग अलग प्रेसिडेंसी से, मैं इसमें मार्क कर देती हूँ 1 1 1 1, 4 अलग अलग प्रेसिडेंसी से इन्होंने क्या किया था, लोकल प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी, और या लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था, उन्होंने पहली बार, क्योंकि ये लोकल में ही आ जाते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन में से एक एक इंडिविजुअल को इन्होंने अपॉइंट किया। राइट, तो देखो कितना मतलब 4 मेंबर्स। राइट, मतलब लेजिस्लेटिव अब यानी कि कानून बनाने वाली जो कमेटी है वो अलग बना दी गई, जिसमें कि 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज 6। तो 6 लोग हो गए टोटल, 6 लोगों की लेजिस्लेटिव कमिटी बनाई गई। अब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मतलब 1 पर्सन जो था वो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है ये इंडियन ही है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव वो हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो इंडिया में जो पहले से ही रह रहे हैं, उन प्रेसिडेंसी का उनको आइडिया है, या उनको पता है कि इस प्रेसिडेंसी में क्या चल रहा है। राइट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या चल रहा है, वो सब चीजें उनको पता है। राइट,
आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर में बदलाव आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये शुरुआत में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज। बट अगर आप इसको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो शॉर्ट में बस इसका मतलब यही है कि पहले 6 लोग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव करते थे फंक्शंस, बट अब क्या है, लेजिस्लेटिव कमेटी को अलग बना दिया गया है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा। इस तरीके से इसको हम देखते हैं। फाइन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस चार्टर एक्ट सेपरेटेड, देखो अब इसमें क्या हुआ, दिस एक्ट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दिस चार्टर एक्ट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल फॉर द इनफाइनाइट पीरियड। देखो हुआ ये कि कंपनी का जो रूल है वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए रख दिया गया। फाइन। मतलब कि थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट एक्सटेंडेड कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। देखो पहले क्या था, इसको आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो 1833 में क्या था, या फिर इससे पहले भी 53 तक 20 साल का ड्यूरेशन रखा था, कि 20 साल के बाद हमें दोबारा से एक एक्ट पास करना है, उसमें कुछ बदलाव लाने हैं। बट 1853 के इस एक्ट में कोई ड्यूरेशन नहीं रखा गया। राइट। यानी कि ये कब कब तक भी चल सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब 20 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। राइट। कोई मतलब श्योरिटी नहीं है उस चीज की। फाइन। तो ये चीज देखी गई। राइट। एंड ये एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहा कि अब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था, इसलिए 20 साल का ड्यूरेशन रख रहे थे। बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, वो कभी भी टेक ओवर कर सकती है इसको, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल ले लेगी, इसीलिए ये किया था। भाई, तो इस तरीके से इसको किया गया, इसको एनैक्ट किया गया। अब अगर हम ने सारे पॉइंट्स देखें, तो एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। राइट। सो लेट मी जस्ट गो बैक टू दी फर्स्ट स्लाइड। सो देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ, है ना, मैंने ये कवर भी किया है। तो इससे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हो गए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इट सेपरेटेड, इसमें लिखा भी हुआ है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। राइट। एंड उनको अलग मेंबर दे दिए। देखो ये पॉइंट मैंने, ये जो पूरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इसमें कवर करके बता दिया गया है आपको, है ना, कि क्या क्या बदलाव हुए, पहले क्या था, है ना। अगर मैं इसको आसान भाषा में, आसान इसमें लिखूं, तो आप कैसे देखोगे इसको, दो तरीके से देखोगे कि पहले 6 मेंबर्स थे जो दोनों फंक्शंस करते थे, एग्जीक्यूटिव भी करते थे, लेजिस्लेशन भी देखते थे। बट अब एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया गया, लेजिस्लेटिव अलग कर दिया गया। फाइन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अलग हुआ, लेजिस्लेटिव अलग हो गया। फाइन। और लेजिस्लेटिव में कितने मेंबर्स थे, 6। फाइन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बोल सकते हैं हम इसको आसान भाषा में, है ना। और जब इंडियन लेजिस्लेशन बना, तो ये आप कह सकते हो कि ये फाउंडेशन है इंडियन पार्लियामेंट की। ठीक है, मतलब कि अलग बनाया गया काउंसिल लॉ के लिए, लेजिस्लेशन के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर से क्या हुआ, ये नींव है इंडिया के पार्लियामेंट की। फाइन। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर हुआ। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया, बशर्ते उनको यूके जाके एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब ये शर्त थी। फाइन। और कंपनी का जो रूल है 20 साल के अलावा, मतलब कि अब ये डिसाइड हुआ कि कभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो इसलिए 20 साल का जो ड्यूरेशन है वो अब नहीं रहा, मतलब वो कभी भी टेक ओवर कर सकती है उसको। तो इसलिए 20 साल का जो ड्यूरेशन है उन्होंने इस बार करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बोला कि कभी कभी कब तक, मतलब जितना मर्जी चाहो ये चल सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम कभी भी इसका टेक ओवर कर सकते हैं। तो देर वॉज नो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ओके। फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव को। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में नए मेंबर्स आए लेजिस्लेटिव के, जो कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, 4 अलग-अलग जगह के प्रेसिडेंसीज के, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। और ये अलग-अलग प्रोविंसेस के हैं यहाँ, राइट? डोंट फॉरगेट दैट। फाइन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। सो दैट्स इट फॉर नाउ। दैट्स ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड आई होप आपको ये इन डेप्थ लेक्चर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।